जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आप लोग कैसे हैं? ज़ोरदार ज़बरदस्त हैं कि नहीं? कोरोना टाइम चल रहा है और सभी लोग हमारे ये जो डिटेल्ड वीडियो देखते रहिए और कोरोना टाइम को, लॉकडाउन को अच्छे से घर में पालन करें और उसका यूज करें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में, ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में जल्द से जल्द सफलता मिल सके। ठीक है, और इसलिए आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो, हम पूरी डिटेल्ड वीडियो लॉकडाउन में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये मध्यकालीन भारत का जो हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ का ये 4th वीडियो है, जिसमें हम लोग आज अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग शुरू करते हैं शुरू से एक बार, अर्थात जब मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध से। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में, उसके बाद अकबर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जब आप लोगों को पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ठीक, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई और इसने मुग़ल वंश की नींव रखी। ठीक, उसके बाद बाबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के पश्चात बाबर का लड़का हुमायूं मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक है, हुमायूं का जो पूरा जीवन काल था वो उथल पुथल यानी कि संघर्षों से भरा रहा। ठीक है, उसने एक जगह अर्थात मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर वो निरंतर नहीं बना रहा। इस मतलब हुमायूं के टाइम में ही सन 1539 एवं 1540 ईस्वी में 2 महत्वपूर्ण युद्ध शेरशाह सूरी द्वारा लड़े गए। 1539 में कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। ठीक है, और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। कन्नौज के युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने मुग़ल साम्राज्य को हटा करके एक सूर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, फिर उसके पश्चात मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम आया 1555 ईस्वी में, जब हुमायूं ने शेरशाह सूरी के जो वंशज थे उनसे युद्ध लड़कर कौन सा युद्ध लड़ा था? सरहिंद के युद्ध के पश्चात अपना पुराना जो खोया हुआ मुग़ल साम्राज्य था उसको प्राप्त किया। ठीक है, इस तरह हुमायूं के पश्चात फिर जब 1555 ईस्वी में हुमायूं ने मुग़ल साम्राज्य को गद्दी को प्राप्त किया, उसके पश्चात हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में। फिर 1556 ईस्वी में अकबर को मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अकबर के टाइम में मुग़ल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत हुआ। अकबर ने बहुत सारे सैन्य अभियान किए अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जो अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कभी कभी यही सीधा आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये याद रखना। और उसके बाद अकबर तो जब मुग़ल साम्राज्य हुमायूं के हाथों में था तो अकबर को गजनी की सूबेदारी दी गई थी। फिर गजनी के पश्चात अकबर को पंजाब की सूबेदारी दी गई। ठीक है, जब अकबर पंजाब के सूबेदार के रूप में नियुक्त था, उसी समय हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में 1556 ईस्वी में हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त अकबर मात्र 13 वर्ष की अल्पायु के थे। तो उसी समय उनका राज्याभिषेक पंजाब में ही कर दिया गया और वो बैरम खां के संरक्षण में अपना राजपाट चलाने लगे। बैरम खां का संरक्षण कब से कब तक रहा? 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी के मध्य। तो इसे बैरम खां के संरक्षण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जब अकबर है वो पंजाब में था, उसी टाइम हुमायूं की मृत्यु हो गई तो दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। तो हुमायूं जो हेमू था, जो कि शेरशाह सूरी के वंशज जो थे आदिल शाह, उनका प्रधानमंत्री था ये हेमू। तो इसने आदिल शाह के कहने पर दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसके पश्चात कि जब दिल्ली पर अधिकार जमा लिया तब अकबर इधर से चले दिल्ली पर अपने मुग़ल साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसी क्रम में हरियाणा में पानीपत नामक स्थान में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। वो कब हुआ? 1556 ईस्वी में। ठीक है, जिस वर्ष अकबर का राज्याभिषेक हुआ था उसी वर्ष पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हेमू जो है इससे पूर्व लगभग अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, उसमें एक में भी हेमू की हार नहीं हुई थी। लेकिन इस वर्ष पानीपत के युद्ध में
में भी हेमू लगभग जीत के कगार पर था, लेकिन कहा जाता है कि एक बाण कहीं से आकर हेमू की आंख में लग गया, जिससे हेमू वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो इससे जो हेमू की सेना थी उसमें अफरा तफरी मच गई और अंततः अकबर की जीत हुई और हेमू इस युद्ध में मारा गया। ठीक है। हेमू को आदिल शाह द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी उसकी वीरता और कुशलता को देखते हुए। ठीक। और देखिए यहाँ पे बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षण थे, अकबर के संरक्षक थे। कब से कब तक? 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक। तो जब बैरम खां, इस काल में बैरम खां का जो प्रभुत्व था वो मुगल साम्राज्य में बढ़ता जा रहा था, जिससे जो बैरम खां के जो समकालीन अधिकारी थे वो बैरम खां से मतलब एक तरीके से जलने से लगे। ठीक है। तो वो भी बैरम खां को अब हटाना चाहते थे मुगल साम्राज्य से, और इधर अकबर भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो अकबर भी इस साम्राज्य की बागडोर मतलब खुद संभालना चाहते थे। ठीक है। तो बैरम खां को अकबर ने कहाँ भेज दिया? मक्का में भेज दिया। ठीक है, हज यात्रा के लिए। तो जब बैरम खां हज यात्रा के लिए जा रहा था तो बैरम खां को गुजरात में किसी ने हत्या कर दी। तो इसी क्रम में बैरम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उनको मतलब अकबर ने निकाह कर लिया सलीमा बेगम का, और अकबर जो बैरम खां के पुत्र थे अब्दुल रहीम उसको भी अकबर ने गोद ले लिया। ठीक है। अगर बैरम खां इतना मतलब अपने पूरे जीवन काल में इतना अधिक ईमानदार था, तो उसकी ईमानदारी को देखते हुए ही अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी, और उसके पश्चात बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को भी अकबर ने ही खाना की उपाधि दी थी। तो मुग़ल काल में अकबर के टाइम में बैरम खां और अब्दुल रहीम इन दोनों को खाना की उपाधि मिली थी। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है। ठीक है। फिर 1560 ईस्वी में जब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात 1560 से 1564 ईस्वी तक के 4 वर्ष का काल ये पेटीकोट शासन कहलाया अकबर के काल का। ठीक है। इसमें मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका महामनगा और जीजीयनगा की मतलब मुग़ल साम्राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होने लगी। तो इसलिए इस शासन को सिंबॉलिक रूप से पेटीकोट का शासन कहा गया। ठीक है। इस मतलब पेटीकोट शासन के दौरान ही अकबर ने मालवा एवं गोंडवाना क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अन्य राजनीतिक अभियान देख लीजिए कि चूँकि अकबर बहुत ही साम्राज्यवादी विस्तारवादी सोच का और महत्वाकांक्षी मतलब सम्राट था, इसलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे सैन्य अभियान किए। उसमें से उसका अगला सैन्य अभियान है मालवा का सैन्य अभियान 1561-62 में। तो उस समय मालवा के शासक बाज बहादुर थे, जो कि ये हार कर कहीं पर भाग गए थे। तो उसके पश्चात कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं मतलब बाज बहादुर ने स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। तो अकबर ने बाज बहादुर को 200 का मनसब प्रदान किया। मनसब एक प्रकार का मतलब कि जो पद की हायरार्की होती है उसको शो करता है मनसब। जितना ज़्यादा मनसब मतलब अधिकारी उतना ही अधिक पावरफुल। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अकबर के नेक्स्ट सैन्य अभियान था उसका आमेर एवं मेड़ता का अभियान। वो था 1562 ईस्वी में। ठीक है। आमेर के राजा भारमल थे, यह राजपूत राजा थे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारमल पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। ठीक है। प्रथम राजपूत थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। और मेड़ता के जयमल, यह जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो जयमल जो है भागकर मेवाड़ चले गए। ठीक है। उस समय मेवाड़ के राजा उदय सिंह थे। ठीक। और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी उदय सिंह के टाइम में। पढ़ते हैं अगले सैन्य अभियान में। तो अगला सैन्य अभियान है गढ़कटंगा या गोंडवाना का सैन्य अभियान। तो यह 1564 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर जो है वीर नारायण का शासन था। वीर नारायण कौन थे? रानी दुर्गावती के अल्पाई पुत्र थे वीर नारायण। ठीक। तो उनका शासन था यहाँ पर। तो वीर नारायण को हटा करके अकबर ने चंद्रशाह को नियुक्त कर दिया और मतलब कि गोंडवाना को अपने क्षेत्र में मिला लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभियान था मेवाड़ का अभियान। ठीक है। मेवाड़ में उस समय राजा हुआ करते थे उदय सिंह, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी, और यहीं पर जयमल मतलब भागकर मेवाड़ में ही आया हुआ था। इसलिए यह एक और कारण हुआ मेवाड़ पर 1567-68 में युद्ध मतलब 1567-68 में आक्रमण करने के लिए। तो अकबर ने मतलब मेवाड़ के राजा उदय सिंह इतने अधिक पराक्रमी थे
कि अकबर को उनको हराने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, यहाँ तक कि अकबर को जिहाद का नारा भी देना पड़ा। और अकबर जो है जयमल और फतेह सिंह की वीरता उससे इतना अधिक मतलब प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जो फतेहपुर सीकरी में किला बनाया है, आगरे का किला, उसके बाहर जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियों को उसके मुख्य द्वार के अगल बगल मतलब बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है, हर बार पेपर में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है 2-4 एग्जामों के बाद। अगला अभियान सैन्य अभियान था रणथंभौर का अभियान। तो यहाँ के शासक उस समय सुरजन राय थे। ठीक है, तो उन्होंने संधि कर ली, आसानी से संधि कर ली, और इन्होंने सशर्त संधि की थी। इन्होंने अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, जैसे कि सशर्त संधि में थे कि कभी भी वो सजदा नहीं करेंगे जाके दरबार में, और जब भी दरबार में आएंगे तो सशस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र के साथ ही दरबार में प्रवेश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभियान था कलिंजर का अभियान। इस समय यहाँ के राजा रामचंद्र थे। ठीक, तो देखो इससे पहले कि शेरशाह सूरी ने भी कलिंजर के दुर्ग पर ही आक्रमण करते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, और कलिंजर लगातार किसी न किसी मतलब युद्ध में उलझा रहता था, इसलिए कलिंजर कमज़ोर हो चुका था। इसलिए राजा रामचंद्र ने आसानी से कलिंजर की मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखिए 1570 तक आते आते मतलब ये जो 4 राजपूत जो विरासतें थी उन्होंने कभी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। उनमें से प्रमुख हैं मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, इसमें से मेवाड़ इम्पोर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस राज्य ने अब मतलब अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, तो किसने, मेवाड़ ने। नेक्स्ट है अकबर का नेक्स्ट अभियान था मतलब नेक्स्ट सैन्य अभियान था 1576 ईस्वी में, जब उसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, किसे, महाराणा प्रताप से। देखिए महाराणा प्रताप जो उदय सिंह की मृत्यु 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के राजा बने, और उन्होंने राजधानी उदयपुर से बदलकर कुंभलगढ़ कर ली। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जो मेवाड़ की राजधानी पहले चित्तौड़ हुआ करती थी, जिसको उदय सिंह ने ही बदलकर चित्तौड़ से उदयपुर कर दिया। अब उसके बाद महाराणा प्रताप ने उदयपुर से राजधानी को शिफ्ट कहाँ कर दिया, कुंभलगढ़ में। ठीक है, फिर अब देखो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, तो अशरफ खान और मान सिंह। ठीक है, मान सिंह एक राजपूत सैन्य अधिकारी था, राजपूत शासक था। ठीक, और प्रताप मतलब महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व हकीम खां द्वारा किया जा रहा था। ठीक, यह युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात कालांतर में जब महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह हुए, तो इन्होंने भी जहांगीर से समझौता किया और जहांगीर की मतलब मुग़ल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार किया। तो कब किया, जहांगीर के काल में। ठीक है, तो मेवाड़ ने अधीनता कब स्वीकार की, जहांगीर के टाइम में। अकबर के टाइम में कभी भी मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। बढ़ते हैं नेक्स्ट अभियान, सैन्य अभियान। नेक्स्ट है बंगाल एवं बिहार का अभियान। तो शेरशाह सूरी के टाइम से ही मतलब बंगाल और बिहार में अफ़गानों का शासन हुआ करता था, क्योंकि शेरशाह सूरी एक अफ़गानी था। ठीक है, तो 1564 ईस्वी में अकबर ने मतलब अकबर के नाम 1564 तक तो वहाँ पर अकबर के नाम पर खुतबा पढ़ा जाता था, लेकिन कालांतर में जब वहाँ का शासक दाऊद बना तो 1572 ईस्वी में उसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो इसी क्रम में अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजा। ठीक है, तो तुकारोई का युद्ध हुआ उस टाइम 1575 ईस्वी में, और इसके द्वारा बंगाल और बिहार का भी विजय कर लिया गया अकबर के द्वारा, और मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया गया। नेक्स्ट है गुजरात का सैन्य अभियान। गुजरात में जब अकबर ने सैन्य अभियान किया तो उस समय वहाँ के सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय थे। ठीक है, मुजफ्फर शाह तृतीय ने भी अधीनता स्वीकार की, और अकबर ने वहाँ पे मिर्ज़ा अजीज़ कोका को सौंप कर दिल्ली चले आए। ठीक है, कहा जाता है कि अकबर के गुजरात अभियान के दौरान स्मिथ ने इसे ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण भी कहा है अकबर के गुजरात अभियान को। गुजरात अभियान के इम्पोर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है क्योंकि अकबर जब गुजरात के विजय किया तो उसने इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया, और गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने समुद्र देखा और वहीं पर पुर्तगालियों से पहली बार अकबर की मुलाकात हुई। ठीक है, नेक्स्ट अभियान है काबुल का अभियान। तो काबुल को जीत करके अकबर ने मान सिंह को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया था,
और काबुल के सैन्य अभियान के दौरान ही पुर्तगाली विद्वान मानसरेट अकबर के साथ था। ठीक है। नेक्स्ट अभियान है कश्मीर का अभियान। तो कश्मीर के अभियान में मुगल नेतृत्व कौन कर रहा था? भगवान दास और कासिम खां। ठीक है। और उस समय वहाँ कश्मीर का शासक कौन था? यूसुफ खां। जब यूसुफ खां था तो उसने मतलब अधीनता स्वीकार की। ठीक है। उसी के अंतर्गत मतलब फतवा भी पड़ा। मगर जब कालांतर में उसका पुत्र याकूब खां जब कश्मीर का शासक बना तो उसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो इससे भी अकबर नाराज हुए और सेना की टुकड़ी जो है भेजी। ठीक है, भगवान दास के नेतृत्व में। तो इसी को जीत करके भी अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इतिहासकारों का मानना है कि मतलब कश्मीर के युद्ध मतलब कश्मीर पर जब अकबर की सेना ने आक्रमण किया, उसी के युद्ध में बीरबल की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो बीरबल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कश्मीर अभियान के दौरान। नेक्स्ट है सिंध पर विजय, सिंध या थट्टा पर विजय। ठीक। तो अब्दुल रहीम द्वारा इस आक्रमण का नेतृत्व किया गया और उसको मिला करके जो मुगल साम्राज्य था हिंदू कुश से लेकर अरब सागर तक फैल गया। ठीक। उसकी बाउंड्री हिंदू कुश से, हिंदू कुश वर्तमान में कहाँ पर है? तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदू कुश पड़ता है। तो वहाँ से लगाकर अरब सागर की सीमा तक फैल गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य। अब दक्षिण भारत का अभियान। तो मुगलों में अकबर ही प्रथम था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। इससे पहले कि बाबर, हुमायूं, ये इन्होंने किसी ने भी दक्षिण भारत का अभियान नहीं किया। तो उस टाइम दक्षिण भारत में 4 राज्य हुआ करते थे। पहला खानदेश, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बीजापुर, चौथा गोलकुंडा। तो खानदेश ने आसानी से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी थी उस टाइम। उन्होंने मुगलों को बरार प्रांत मुगलों को 1596 ईस्वी में सौंप दिया। ठीक है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि बरार प्रांत को मुगलों ने किससे प्राप्त किया? तो ऑप्शन में ये चारों हो सकते हैं, पर किससे किया था? अहमदनगर से। ठीक है। और अकबर ने अहमदनगर के युद्ध में के दौरान ही असीरगढ़ के किले को 1601 ईस्वी में जीता। तो इस किले की इम्पोर्टेंस को भी इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब अकबर असीरगढ़ के किले पर पहुंचा तो उसने उस किले के गेट को सोने की चाबी से खोला था। ठीक। नेक्स्ट उसका अभियान था बीजापुर। तो बीजापुर ने भी उस समय बीजापुर के शासक आदिल शाह थे, उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की। और गोलकुंडा जो कि पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था अकबर की। ठीक है। नेक्स्ट है कि अकबर ने दक्षिण विजय के पश्चात ही सम्राट की उपाधि धारण की। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना सभी लोग। कि अकबर का प्रशासन कैसा था? अकबर की जो साम्राज्य चलता था वो किस प्रकार चलता था वो देखिए। अकबर जो है दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी प्रथा अकबर के यहाँ चलती थी। कालांतर में तो मनसबदारी प्रथा मुख्यतः ईरान से आई थी। ठीक है। पर ये पहले वहाँ पर एकल प्रणाली हुआ करती थी। उसका वर्गीकरण जात और सवार में नहीं था। अकबर ने इसका वर्गीकरण जात एवं सवार में कर दिया। जात का ये एक ही सैनिक को दिए जाने वाली एक तरीके से ये एक सैनिक को दिए जाने वाली एक तरीके से वो उपाधि है। समझो कि वो उसकी हैसियत क्या है, उसके पास कितने घोड़ों की संख्या रहेगी, वो सब इसी व्यवस्था से तय होती थी, मनसबदारी व्यवस्था से। ठीक है। तो जात का होता था कि सैनिक की हैसियत क्या है, और सवार का होता था उसके पास कितने घोड़ों की संख्या रहेगी। अकबर की धार्मिक नीति क्या है? तो अकबर ने अपने अकबर सर्वसंभाव और सहिष्णुतावादी था और समन्वयवादी नीतियों पर विश्वास करता था। इसलिए अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था। अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखा था। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर के गुरु कौन थे? तो अब्दुल लतीफ़ थे। ठीक है। अकबर ने अब स्वयं फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में खुतबा पढ़ा था। यह अकबर के द्वारा उठाया गया क्रांतिकारी कदम था। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल साम्राज्य ने स्वयं खुतबा पढ़ा? तो किसने पढ़ा? अकबर ने। और वो भी कहाँ, अगर आ जाए कहाँ पढ़ा? तो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में। नेक्स्ट है, चूँकि अकबर बहुत ही उदारवादी शासक था और बहुत ही सामाजिक रूप से बहुत ही उसने सुधारवादी कदम उठाए थे। इनको हम लोग क्रम से देख सकते हैं कि 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगाया। 1575 ईस्वी में
इबादत खाना जो कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। इबादत खाना एक प्रकार का मतलब ऐसा स्थल था जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर मतलब चर्चा करते थे, ठीक है। और 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा की। महजर मतलब महजर भी अकबर ने अपने आप को महजर की घोषणा की थी इसलिए क्योंकि किसी भी अगर धार्मिक मामले में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या फिर मतलब कि सारे अधिकारी बैठकर भी अगर उस विवाद को नहीं सुलझा पाते हैं तो यहाँ पर राजा का मतलब शासक का आदेश ही सर्वोच्च होगा। तो महजर की घोषणा कब की अकबर ने? 1579 ईस्वी में, ठीक है। 1582 में दीन इलाही नामक एक मतलब दीन इलाही को शुरू किया अकबर ने। दीन इलाही एक प्रकार का मतलब एक ईश्वरवादी पर आधारित था दीन इलाही, ठीक है। यह एक प्रकार का नया धर्म तो ये नहीं था, लेकिन वो उस समय के जो आलोचक थे वो इसको एक नए धर्म के रूप में देखते थे, इसलिए उन्होंने अकबर की आलोचना की है। बदायूनी ने तो अकबर को काफिर तक कहा है, ठीक है, और उसने दीन इलाही को तौहीद इलाही कहा है, ठीक। बदायूनी द्वारा दीन इलाही को तौहीद इलाही कहा गया है, ठीक है। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत की भी शुरुआत की। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। और टकसालों के प्रमुख कौन था अकबर का उस टाइम? चौधरी नामक अधिकारी जो है टकसालों का प्रमुख हुआ करता था। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना रहती है। अकबर ने भी चांदी और तांबे के सिक्के का नाम अकबर के टाइम भी रुपया एवं दाम होते थे क्रमशः। तो देखो शेरशाह सूरी ने इन सिक्कों को सर्वप्रथम चलाया था, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, लेकिन उस शेरशाह सूरी के समय उसकी जो विनिमय दर थी वो 1:64 हुआ करती थी, लेकिन अकबर के टाइम 1:40 थी, ठीक है। अकबर ने एक नया सोने का सिक्का भी चलाया था जिसको इलाही बोलते थे, और उसके समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का को संसब कहा जाता था, ठीक। अकबर ने 2 ज्यामितीय आकार के सिक्के भी चला रखे थे, 2, इसमें से एक है इलाही, दूसरा जलाली, ठीक है। जब्ती जो कि शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी उसको वैज्ञानिक आधार किसने दिया? अकबर ने ही जब्ती प्रणाली को दिया, ठीक। नेक्स्ट अकबर ने अपने क्षेत्र में मतलब भूमि का वर्गीकरण कर रखा था, जैसे कि पोलज भूमि जहाँ पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, ठीक है, उसको पोलज भूमि कहा जाता था। पोलज, प्रति, चांचर और बंजर भूमि में वर्गीकृत कर रखा था। पोलज में प्रतिवर्ष खेती होती थी, प्रति में 1-2 वर्ष के पश्चात खेती होती थी, ठीक है। चांचर में 3-4 वर्ष पश्चात खेती होती थी, और बंजर जहाँ पर 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक समय तक बुआई नहीं है तो उस खेती को बंजर खेती कहा जाता था, ठीक है। अकबर ने मतलब जो भूमि के मापन की एक नई वो बनाया रखा था, स्केल बनाया था एक तरीके से, उसको कहा जाता था गजे इलाही। इसी टाइप का भूमि मापन का एक स्केल शेरशाह सूरी ने भी बनाया था, उसको क्या कहा गया है? गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी किसने बनाया था? वो शेरशाह सूरी ने। ये भी भूमि मापन की थी और गजे इलाही भी भूमि मापन का ही कार्य करता है, ठीक है। समानता भूमि मतलब जो ये जो गजे इलाही है वो 41 अंगुल का होता था, ठीक है। एक और भूमि मापन भू राजस्व प्रणाली है, वो कौन है? आईने दयशाला। इसको टोडरमल के द्वारा यह व्यवस्था को शुरू किया गया था, ठीक है। और दक्कन के क्षेत्र में भू राजस्व वसूली प्रणाली को क्या कहा जाता था? मतलब हलों की संख्या के आधार पर दक्कन के क्षेत्र में भू राजस्व वसूला जाता था, ठीक है। आईने दयशाला को मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्र में मुर्शिद कुली खां द्वारा अपनाया गया था, इसलिए मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल भी बोलते हैं, ठीक। दक्षिण का टोडरमल किसको बोलते हैं? मुर्शिद कुली खां को। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न। अकबर के जो दरबार में नवरत्न रहते थे उनमें से प्रथम कौन था? बीरबल। ये सारे नवरत्न जो है मतलब किसी न किसी कार्य में बहुत ही ज़्यादा कुशल थे, जैसे कि बीरबल है जो बीरबल वो कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि थे, ठीक है। सभी लोगों ने बचपन में अकबर और बीरबल की कहानी सुनी होंगी, तो वही बीरबल हैं ये। दूसरे हैं अब्दुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की है। तीसरे स्थान पर है टोडरमल भू संबंधी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका टोडरमल द्वारा निभाई गई है। आईने दयसाला इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। 4th नंबर पे तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बचपन का नाम रामतनु था। 5वें मानसिंह सैनिक अभियान, मतलब अकबर के बहुत से सैनिक अभियानों का नेतृत्व मानसिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। 6वें अब्दुल
अब्दुल रहीम जो अकबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया, इसलिए महत्वपूर्ण है। फैजी जो है दरबार के राज कवि थे अकबर के दरबार के, ठीक है। ये अबुल फजल के भाई थे फैजी, ठीक है। इन्होंने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया था। मुल्ला दो प्याजा ये अकबर के दरबार के शराकार थे। नेक्स्ट है हकीम हुकाम, ये एक रसोइया था, ठीक है, अकबर के दरबार का खाना पीना बनाने वाला, ठीक। तो ये हो गया अकबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जितने भी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें सारा के सारा कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। हमें नहीं लगता इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कहाँ पर थे उस समय अकबर? तो उस समय अकबर पंजाब के सूबेदार थे, तो पंजाब में ही कलानौर नामक स्थान है, वहीं पर अकबर थे, ठीक है। तो कहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कलानौर। आप लोग मतलब क्वेश्चन को देखने के बाद पॉज करके बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर मतलब जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राणा प्रताप के अधीन, मतलब राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन बी राजपूतों में फूट डालना। ऑप्शन सी मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना। ऑप्शन डी साम्राज्यवादी नीति। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। देखिए युद्धों की 3 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1576। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 ईस्वी में, सॉरी हाँ 1500 इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध। 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान थे, ठीक है। इसी और अकबर की सेना का सेनापति कौन थे? आशफ खां और मान सिंह के साथ साथ आसफ खां भी थे अकबर की सेना के सेनापति, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों में किस राज्यगृह से स्थापित किया? तो किससे किया? अकबर ने कछवाओं से। देखिए अकबर ने सबसे पहले जो अधीनता स्वीकार की थी वो राजा भारमल थे, जो आमेर के राजा थे। भारमल की पुत्री जो जोधाबाई हैं, उनसे अकबर का विवाह किया गया था, ठीक है। और जो जोधाबाई है वो मतलब कछवाओं राजपूत की पुत्री थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर को वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो किसने किए? कछवाहा ने, ठीक। इसका ऊपर आंसर बता चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन है तो अधिक जाता था? तो कहाँ जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर सर्वाधिक अकबर जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? ऑप्शन है आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर। तो हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि अकबर की अधीनता को 4 राज्यों ने नहीं स्वीकार की थी, उसमें से एक मेवाड़ थे, और अन्य 3 कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शन ए है बीकानेर के राजा राय सिंह। ऑप्शन बी है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ऑप्शन सी आमेर के राजा बारमेल। ऑप्शन डी मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के राजा राव चंद्रसेन, ठीक है। देखो मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी किसके समय? इन्होंने की थी जहांगीर के समय, अकबर के समय नहीं की थी, ठीक। मगर इसका आंसर होगा बी नंबर, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, क्योंकि इसमें मुगलों का पूछा गया, पूरे मुगलों का, ठीक है। अगर अकबर का होता है स्पेशली तो अमर सिंह ने भी अकबर के टाइम में नहीं की थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो वो मांडला की रानी थी। मांडला कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? MP में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी?
तो अकबर फजल की मृत्यु को किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? शहजादा सलीम। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सलीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? पहला ऑप्शन है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग किया। ठीक है, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने कभी भी इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया था। ठीक है, अकबर ने तो सर्वधर्म समभाव की नीति का भी पालन करने वाली दीन इलाही धर्म अपनाने के लिए सबको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो ऑप्शन है मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था या सामाजिक सुधार। तो इसमें से सभी है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किसने किया था तीर्थ यात्रा कर को समाप्त? अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रभुत्व निरंकुश कहा जा सकता है? तो इस प्रभुत्व निरंकुश किसको कहा गया है? अकबर को कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, अकबर का शासनकाल जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है क्षेत्रों को जीतने के लिए, तो बिल्कुल सही है। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, ये भी सही है। न्यायिक प्रशासन के लिए, ये भी सही है। उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अकबर धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, वो तो सर्वधर्म समभाव के लिए सर्वधर्म समभाव का पालन करने वाला था। उसने दीन इलाही नामक एक प्रकार के कह सकते हैं कि ऐसी जगह बनाई थी जहाँ पर सभी धर्म के लोग आकर अपनी अपनी बात रख सकते थे। ठीक है, तो अकबर धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी नामक अधिकारी होता था उस समय। नेक्स्ट है अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? ऑप्शन है जमींदारी, मनसबदारी, सामंतवादी या आईने दहशाला। तो सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी पर। ठीक है, यह मुख्यतः मंगोलों से ली गई थी। ठीक, इससे पहले हम ऊपर आप लोगों को गलती से इसको ईरान से बता दिया है, वहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मनसबदारी मुख्यतः मंगोल थे, वो लोग यूज करते थे, तो वहीं से अकबर ने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है अकबर ने किस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया और वह किस देश में प्रचलित प्रणाली है और वो कहाँ से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया से ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो देखिए, जब्ती प्रणाली को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगर आज जब्ती प्रणाली को वैज्ञानिक रूप से किसने लागू किया, वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया? तो अकबर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने आईने दहशाला नामक भू राजस्व प्रणाली को विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? दहशाला को। नेक्स्ट अकबर ने दीन इलाही नामक नया धर्म कब किस वर्ष आरम्भ किया? तो 1582 में। नेक्स्ट है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद है, यह अकबर के निजी प्रार्थना कक्ष है, यह वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों को विचारार्थ जमा होते थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है, इबादत खाने में। निम्नलिखित में से इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो इसका आंसर जामा मस्जिद होगा।
नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ऑप्शन है स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल या अकबरी महल। तो इसका राइट आंसर होगा अकबरी महल, क्योंकि अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में न होकर आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, सुलेकुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलेकुल का सिद्धांत अकबर के द्वारा उनके गुरु के कहने पर प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो किसके विरुद्ध किया गया था? अकबर के विरुद्ध। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? तो किसका करवाया था? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे का निर्माण तो अकबर द्वारा करवाया गया था। किस टाइम? अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन है पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल या बुलंद दरवाज़ा। तो इसका राइट आंसर होगा पंचमहल। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो ऑप्शन है दिल्ली का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला। तो देखिए, दिल्ली का किला किसके काल में बना था? शेरशाह के काल में। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्राट दे रखे हैं ऑप्शन में और उनके मकबरा के बारे में आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। ठीक, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में और शाहजहाँ का आगरा में। ठीक है, तो पहले का तीसरा देख लीजिए किस में मिल रहा है। पहले का तीसरा, तो इसी में मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो कौन है? महाभारत का फारसी अनुवाद को मतलब शीर्षक है रज्मनामा। तो इसको किसने फारसी में अनुवाद किया था महाभारत को? फैजी एवं बदायूनी द्वारा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह भी बदायूनी द्वारा किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आंसर है मोहम्मद हुसैन को। बढ़ते नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इसका आंसर है हरिविजय सूरी। बढ़ते नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो उस समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अकबर के दरबार में रहते थे, उनका नाम था बसावन। ठीक है, बसावन और दसवंत दोनों अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो आंसर होगा इसका भी अकबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राल्फ फिंच। पढ़ते हैं नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुमान व्यवस्थित कीजिए। कालानुमान व्यवस्थित करना है इनको। प्रथम है जजिया कर की समाप्ति। तो देखिए, जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था? 1564 ईस्वी में। यहाँ पे लिख देते हैं 1564 में। ठीक है, इबादत खाने का निर्माण 1582 में हुआ था, 1575 में। ठीक है, दीन इलाही का निर्माण हुआ था 1582 में। और महजर की घोषणा कब की थी अकबर ने? 1579, 1579। तो इसका क्रम आप लगा लीजिए, पहले आएगा 64 वाला, मतलब 1 2 3
4, ये लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये हम लोगों ने अकबर को थ्योरी के साथ एमसीक्यू के साथ पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। और आप लोगों को इसी तरह के आगे भी वीडियो आते रहेंगे, और इसमें आगे हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके पश्चात हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहाँ के बाद हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आगे के वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और आप इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट या फिर कहें कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, जिससे कि हम मतलब आगामी वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो या क्वालिटी इशू हो उसको हम सुधार सकें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।